Hello, wonderful attendees. I'm your host, Dalvinder Kaur from Lovely Professional University. Get ready to dive into today's topic, that is building a sustainable freelance career in music. Before we proceed further, allow me to introduce the experts of the day, Dr. Pratibha Sharma, Associate Professor, School of Liberal and Creative Arts, Theatre and Music, Lovely Professional University. A distinguished scholar, Dr. Sharma is a gold medalist with the PhD in music from the University of Delhi. She has authored the books and published numerous research papers in both international and national journals. So now I would like to introduce Mr. Sandeep, alumni, music composer, producer, and singer. With over 100 songs produced, written, and composed, a wealth of experience and passion is brought to this session. So now I would like to introduce Ms. Harshpreet Kaur, third year student, BA Music, Vocal, Lovely Professional University. Over-featured artist Harshpreet Kaur, alongside a remarkable musical group, promises an engaging, the insightful experience. So now I would like to introduce the admission nominee also in this webinar, Mr. Rishabh Sharma, Officer and Area Coordinator at the Department of Tie-Ups, Division of Admission, Lovely Professional University. Mr. Sharma plays a pivotal role in connecting the university with various institutions and organizations. Before we proceed further in today's session, I would like to request everyone for any questions. You can write in the chat box or in the Q&A box. On same will be addressed from my side in the end of this webinar. And now I hand over the thanks to Dr. Pratibha Sharma, and it would be an absolute delight to listen from her. Over to you, Dr. Pratibha. Thank you, ma'am. Sandeep. Sandeep, am I audible? Good morning. Good morning. Good morning. Welcome to your department, your university. और मुझे बेहद खुशी हो रही है आज आपको देखकर। आज आप जिस मुकाम पर हैं और आपने न केवल अपने माता पिता का, हमारा नाम रोशन किया है, बल्कि अपने पूरे विभाग का, पूरी यूनिवर्सिटी का, सबका नाम रोशन किया है। और आप अपने सभी जूनियर्स के लिए आज एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रेट सक्सेस एंड all goes to you. थैंक यू। तो एक अच्छे विद्यार्थी की यही पहचान होती है कि वो सफलता के साथ साथ जो कृतज्ञता है अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को, अपने वेल विशर्स को, वो देता चला जाता है। और जैसे कहते हैं कि जिस वृक्ष पर जितने अधिक फल होते हैं वो उतना ही झुकता चला जाता है, तो वो चीज होनी चाहिए। ये आपको सफलता की और ऊंचाइयों तक इसी तरह ले जाती रहेगी। तो संदीप, हमारे जो एट प्रेजेंट जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंट में, आपके जो जूनियर्स हैं, तो उनको हम अक्सर आपके बारे में बताते हैं, और आपके और साथी जो इसी तरह से बहुत सफलता के साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आपने जैसा कि हम अक्सर अपनी फील्ड के बारे में कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट्स का फ्यूचर है वो बतौर फ्रीलांसर बहुत ज्यादा सक्सेस की ओर उन्हें ले जाता है। और अगर हम टीचिंग की या और किसी पर्टिकुलर जॉब की बात करें कि किसी इंस्टीट्यूशन में, उसको बच्चे कम जो है वो चूज करते हैं, क्योंकि हमारा डोमेन ही ऐसा है। बच्चे आर्टिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो वो परफॉर्मेंस का ही एक एंथुसियाज्म रहता है, और उसी जो है वो सफर में वो बहुत खुशी के साथ काम भी करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। तो इस बारे में आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। आपकी अपनी दीप ब्रदर्स के नाम से म्यूजिक कंपनी है, आप अपना एक स्टूडियो रन करते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, आप प्रोफेशनली जो है म्यूजिक एल्बम्स भी करते हैं, आपके अपने इतने सारे गाने, आपने 100 से ज्यादा अपने ही सॉन्ग्स आप अभी तक रिलीज कर चुके हैं, जिनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स अब तक मिला है। तो आप बताएं कि ये इंस्पिरेशन कैसे मिली, और अभी यहाँ तक पहुंचने का जो सफर है वो क्या रहा, उसमें क्या क्या खासियतें थी, क्या क्या उसमें जो है वो दिक्कतें आई, और कैसे आपने खुद को ऐसे एस्टेब्लिश किया। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा एज आर्टिस्ट नेम दीप खेड़ा चल रहा है, और जो मेरा रियल नेम है वो संदीप खेड़ा है। तो मैंने मतलब छोटा सा सब जब 7 साल का था, जब से मैंने म्यूजिक करियर अपना शुरू कर दिया। जब कहते हैं ना कि जब होश में आता हूँ, तो मैं जब से होश में आया हूँ तो तभी से मैं म्यूजिक में ही मतलब लगा हुआ हूँ। तो मेरे पापा को पहले शौक था म्यूजिक का, बट वो म्यूजिक में अपना करियर नहीं डेवलप कर पाए।
तो उन्होंने मेरे मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया, तो आज मैं इस मुकाम पर बैठा हूँ। मतलब अगर आप म्यूजिक में करियर अपना बिल्ड करना चाहते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे में कौन सा मतलब गुण है। अगर आप एज अ लिरिक्सिस्ट आगे आ सकते हो तो आप एज अ लिरिक्सिस्ट काम करिए। अगर आप एज अ मतलब सिंगर आगे आ सकते हो, आप एज अ सिंगर काम करिए। क्योंकि खुद को पता होना चाहिए पहले कि मेरे में कौन सा गुण है जो मैं डेवलप कर सकता एग्जैक्टली, हूँ। हाँ जी। एग्जैक्टली। क्योंकि सभी सभी मतलब बच्चे सारा काम नहीं कर सकते। कोई मतलब अब मेरे पे तो चलो आप गुरुजन की कृपा है कि मैं लिख भी लेता हूँ, कंपोज भी कर लेता हूँ, सिंगर भी हूँ और म्यूजिक प्रोड्यूसर में मतलब 7 साल हो गए मेरे को एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर काम करते हुए। तो मतलब अगर इसमें आप करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको पहले खुद पता होना चाहिए कि मैं क्या मतलब मेरे में कौन सा गुण है ऐसा है जिससे स्ट्रेंथ मैं। क्या है मेरी? जी जी। ओके। तो यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर बतौर फ्रीलांसर आपको खुद को एस्टेब्लिश करना है, और आप सिंगर भी हैं, आप म्यूजिक डायरेक्शन भी मतलब कंपोजर भी हैं, तो आपको शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए? अगर आप परफॉर्मर हैं और साथ साथ आपको लगता है कि आपको एज म्यूजिक डायरेक्टर भी काम करना है, तो एक जी इनिशियल क्या जो है वो होना चाहिए कदम, इसके बारे में बताएं। मैम, वही मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब खुद को अगर आपको पता है कि मैं एज अ प्रोड्यूसर काम कर सकता हूँ तो मतलब हर चीज में आपको मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको बिल्कुल। लगता है कि मैं एज अ सिंगिंग आगे आ सकता हूँ तो आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, है ना। क्योंकि अब अब आप किस डॉ पे मतलब कंफर्टेबल हैं। अब म्यूजिक में मतलब काफी सॉफ्टवेयर भी ऐसे हैं जैसे FL स्टूडियो, बेल्टन, है ना, लॉजिक प्रो और क्यूबेस जो चल रहे हैं। अगर आप किस पे आप कंफर्टेबल हो, किस पे आप म्यूजिक बना सकते हो। क्योंकि अब जितने भी सिंगर हैं मोस्टली वो खुद म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मतलब अब AI जो है वो आ गई है इंडस्ट्री में। तो उसने मतलब बहुत ज्यादा मतलब म्यूजिक को थोड़ा इजी कर दिया है, इजी भी कर दिया है। और मतलब जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए वो मतलब एक एक खतरा भी कह सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने इतनी सालों में मेहनत की है वो 1 सेकंड में 5 सेकंड में काम हो जाता है। तो उसमें खतरा भी। बट जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ऐसा है कि मतलब अगर आप म्यूजिक में काम करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर करियर बनाना चाहते हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मतलब मैं किस डॉ पे मतलब कंफर्टेबल हूँ, किस में मैं काम कर सकता हूँ अच्छे से। मैं 2 सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, एक क्यूबेस और एक FL स्टूडियो। मोस्टली मैं FL स्टूडियो में काम करता हूँ। तो मतलब एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर भी अगर आप काम करना चाहते हो उसके लिए भी आपको स्वर की नॉलेज होनी चाहिए, राग की नॉलेज होनी बिल्कुल। चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास कोई बंदा आता है खाली लिरिक्स लेके आता है, अगर आपको हारमोनियम नहीं बजाना आता, आपको स्वर की नॉलेज नहीं है, तो आप कंपोज नहीं कर पाओगे, आप म्यूजिक नहीं बना पाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप मतलब आप कौन सा डॉग कंफर्टेबल है आपके लिए। और आपको हारमोनियम मतलब म्यूजिक आपको पता होना चाहिए, स्वर का पता होना चाहिए। तो ही आप कॉर्ड रख सकते हो, मतलब बजा सकते हो म्यूजिक, है ना। तो मतलब ये है मैडम। ओके। अच्छा संदीप, जैसे आपके 100 से भी ज्यादा सॉन्ग्स अपने ही आप रिलीज कर चुके हो और जो बहुत पॉपुलर हुए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि अलग अलग मूड के सॉन्ग्स होते हैं, है ना? तो क्या जब आपने स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मान लीजिए आपने स्टार्ट में 10 गाने आपने तकरीबन बनाए, उसके बाद आपने अगले गाने बनाते वक्त ये देखा कि किस मूड के सॉन्ग्स को ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो ये आप कैसे तय करते हैं कि अगला जो मैं गाना बनाऊं वो किस मूड पर होना चाहिए? या अगर मैं पॉपुलैरिटी को सोचकर बनाता हूँ तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इस पर क्या जो है वो रहती है आपकी हाँ जी सोच? मैम, मतलब अब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा से मतलब अब तो और भी काफी सिंगर आ रहे हैं। मतलब रोज ही कोई ना कोई मतलब नया सिंगर आता है, अपने अपने जोनर को लेकर आता है ना। तो मतलब अपनी अपनी ऑडियंस होती है। बट मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किए थिंक कि मोस्टली ज्यादा सैड और रोमांटिक गाने चलते हैं। बीट 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 इतने ज्यादा नहीं काम करते, क्योंकि अब रील्स का जमाना है। पहले टिकटॉक थी, वो तो बैन होगी। अब रील्स का जमाना है, रील्स में मोस्टली
सैड और रोमांटिक सॉन्ग ज्यादा काम मतलब वर्क करते हैं, चलते हैं ना, तो फिर ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है उसको देखते हुए मैं ज्यादा सैड गाने बनाता हूँ, सैड और रोमांटिक गाने बनाता हूँ। तो मतलब वो ये हर सिंगर की अपनी अपनी ऑडियंस होती है। अब आप खान साहब जी को ले लो, है ना, उन्होंने मेरा गाना लिखा हुआ गाया था, कोई मर भी सकता है, मतलब रिसेंटली उनकी ईपी आई थी 3P, उसका टाइटल था 3P। खान साहब जी आप जानते होंगे उनको। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ जी, उन 3 गाने थे, उनमें एक गाना मेरा लिखा हुआ था, मेरा कंपोज किया हुआ था, मेरा ही म्यूजिक था उनमें। तो वो उनका जोनर है, वो थोड़ा सैड गाते हैं, वो उस्ताद मुझे फतेह अली खान साहब जी को फॉलो करते हैं ना। तो उनका जोनर थोड़ा ऐसा है कि मतलब वो ज्यादा रागदारी में गाते हैं ना, रूहदारी करते हैं। तो उन्होंने गाना गाया, उनकी ऑडियंस वैसी है, और उस गाने को बहुत ज्यादा प्यार भी मिला। अब उसकी रिसेंटली वीडियो भी रिलीज होगी, है ना। तो हर एक सिंगर की अपनी अपनी ऑडियंस होती है। हम जो पंजाबी गाने जैसे रंजीत बावा, वो ज्यादा बीट सॉन्ग करते हैं, उनकी ऑडियंस वैसी है। तो फिर हम पर्टिकुलर ऐसे चूज नहीं कर सकते कि मतलब हमको सैड ही गाने करने चाहिए। हर एक बंदे की खुद की अपनी ऑडियंस होती है जो उनको सुनना पसंद बिल्कुल कर। हाँ जी मैम। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि अभी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का जमाना है, जो सिंगर्स हैं वो खुद ही अक्सर गाने भी लिखते हैं, खुद ही वो म्यूजिक उसका बनाते हैं और फिर उसको रिलीज करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि अब आप बतौर लिरिसिस्ट भी एस्टेब्लिश हो गए हैं, अपने गाने तो लिखते थे लेकिन अभी और इतने बड़े बड़े कलाकार आपके गाने गा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो थैंक यू। लिखने की शुरुआत कैसे हुई, ये मैं जानना चाहती मैम मेरे ना पापा पहले लिखते होते थे, मतलब हूँ। वो वही होता है ना कि मतलब जब शादी हो जाती है तो फिर इतना मतलब वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते ना सभी। तो मैंने पापा से ही मतलब सीखा है। गायकी मैंने अपनी माँ से ली है, और लिखना बजाना मैंने अपने पापा से लिया है। तो मेरी माँ माँ को भी बहुत ज्यादा शौक था गाने का, पापा को भी था। मतलब मैं जब से मतलब होश में आया हूँ, मैं +1 में था मैंने जब पहला गाना लिखा था। +1 से लेके आज तक मतलब अब तक मैं लिखता आ रहा हूँ। और मैंने मतलब आज तक पहले वैसे मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी आज तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब जो भी मैंने लिखा है मैंने अपने खुद से लिखा है। जो भी मेरी लाइफ में हुआ, मेरे साथ हुआ, या फिर जो भी हमारे साथ होता है, मैं उसको ही अपने लिरिक्स में लिखता हूँ। और बहुत जल्दी अब मेरी एक बुक भी रिलीज हो रही है जिसका टाइटल है उडीक। अरे वाह, जी हाँ जी। क्या है और टाइटल, एक बार फिर से बताएं। उसका टाइटल उडीक है, उडीक। उड़ीक, ओके ओके। एक 150+ उसमें शायरीज होंगी जैसे शिव कुमार बटालवी साहब की होती हैं। ओके। हाँ जी हाँ जी। वो भी बहुत जल्दी मेरी बुक रिलीज होने वाली है, वो भी मैं आपको जरूर। अरे वाह। हाँ जी। तो मैंने मतलब जब से मैं होश में आया हूँ तब से लिख रहा हूँ। तो वो जैसे जैसे लिखते जाते हैं, फिर जो भी मैम ये तो हो जाता है, मतलब ये तो अल्लाह की कृपा होती है ना। तो ये जैसे ही है बस। बिल्कुल। जी। अच्छा, मैं संदीप ये पूछना चाहूंगी कि अब जैसे हमने फ्रीलांसिंग की बात की है, तो जी। अगर आपको बतौर फ्रीलांसर अपना एक आप करियर चुनते हैं, तो उसमें एक एक कड़वा सच ये भी है कि अगर हम इनिशियल बात करें, जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो हर मंथ उतने ही प्रोग्राम्स मिल जाएं। कई बार क्या होता है कि सीजन की भी बात होती है ना, और हमें कई बार एक ही महीने में बहुत से प्रोग्राम्स मिल जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए। या अगर आप अपना स्टूडियो भी रन कर रहे हैं, तो अ, कोई मंथ ऐसा है कि बहुत गाने आ गए बनाने के लिए, कई बार गैप भी काफी आ जाता है। तो ज- उसमें जैसा कि मैं आपका देखती हूँ यूट्यूब चैनल, वो भी आप रन कर रहे हैं, जिससे एक स्टेबल एक इनकम आती रहती है अगर आप उस पे गाने अपने अपलोड कर रहे हैं तो, और उसके आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, आपके व्यू ज्यादा होते हैं तो। उसको उसको जो आपने रन किया और आपके इतने फॉलोअर्स बन गए, तो उसमें क्या प्रयास रहे कि आप उसमें इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं? वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जो है वो फायदेमंद रहेगा जानना, क्योंकि हर बच्चा अपना एक यूट्यूब यूट्यूब चैनल रन करना चाहता है, अपना टैलेंट वहां दिखाना चाहता है। तो और जी वहां से अच्छी इनकम भी हो जाती है अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हो गए हैं, अच्छे व्यूज हो जाते हैं। तो जी। उसके बारे में बताएं। मैम अगर आप यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, मतलब चैनल स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो मतलब जो भी आप बनाते हैं, अगर आप कुछ भी मतलब करते हैं, अगर क्योंकि कईयों को शौक होता है, अब हम तो म्यूजिक की बात कर रहे हैं, गाने गाने वगैरह अगर आप अपलोड करते हो,
कवर सॉन्ग अब तो इतना है कि मतलब कवर सॉन्ग अब तो कॉपीराइट आने लगे हैं कवर सॉन्ग के। तो मैं मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि कवर सॉन्ग अपलोड करिए। मतलब आप अगर अपने भी गाने अपलोड करते हैं तो मैं यही मतलब आपको सजेशन दूंगा कि आप खुद का ही चैनल बनाएं, क्योंकि सारे आर्टिस्ट आज के टाइम पर ना खुद का चैनल बना रहे हैं। क्योंकि जो कंपनी वाले हैं वो आर्टिस्ट को कोई भी मतलब अर्निंग नहीं देते, रिवॉर्ड कोई नहीं देते हैं उसका। इसलिए सारे आर्टिस्ट जितने भी अब अपना ही चैनल बना रहे हैं, अपने ही चैनल पर सारे गाने अपलोड। तो मेरी यही सजेशन है कि आप अपना गाना बनाएं। अगर आपको जितना भी मतलब आप अगर आप हारमोनियम के साथ गा के डाल सकते हैं वो करें, तो धीरे धीरे अपलोड करते जाएं आप, धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा चैनल। एक एक व्यूज आएगा, कल 10 व्यूज आएंगे धीरे धीरे। अब तो यूट्यूब ने भी पॉलिसी चेंज कर दी है। पहले मोनेटाइजेशन के लिए 4,000 है ना वॉच टाइम चाहिए होता था। अब तो रील जो शॉर्ट्स रहते हैं उसका भी वॉच टाइम उनको देना पड़ेगा आपको। आई थिंक 90 मिलियन 90 मिलियन है उसका। तो मतलब आप करते जाइए अपलोड, धीरे 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 आपका चैनल खुद ही ग्रो करेगा। हाँ जी। ओके। अच्छा, मैं यहाँ अभी एक सवाल पूछना चाहती हूँ संदीप, जी। कि किसी भी फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है, एस्टेब्लिश होना है, आपको सक्सेस चाहिए, तो उसमें लर्निंग जो है, आपकी लर्निंग क्या रही है, वो कितनी पुख्ता तौर पर रही है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी के जी। आधार पर कहते हैं ना, नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही जो है ऊंची बिल्डिंग उस पर खड़ी रह सकती है लंबे वक्त तक। तो आपकी जो लर्निंग रही है, फिर चाहे वो गायकी को लेकर है, फिर चाहे वो कंपोजिंग को लेकर है, चाहे वो स्टूडियो वर्क को लेकर है, एडिटिंग है, मिक्सिंग है, मास्टरिंग है, आप सब कुछ खुद करते हैं। इसमें आपकी जो लर्निंग रही है वो कहाँ कहाँ रही है, आपके गुरु कौन कौन रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जी मैम, पहले तो मेरे गुरु मेरे पापा थे। उन्होंने मेरे को मतलब मैं ना छोटा सा था, मतलब मेरे को पापा ने बताया था, मैं 7 साल का था जब से। तो घर पे पापा ने ना ढोलक रखी हुई थी। तो मैं सुबह मतलब सो रहा था, मैं जब उठा तो मैं उठते ही ढोलक बजाने लग गया। और पापा ने देखा कि ये कौन बजा रहा है ढोलक ना इतनी प्रॉपर। ऐसे नहीं कि प्रॉपर मैं अच्छे से बजा रहा था, बट ताल में था मैं प्रॉपर। ताल में जैसे था। प्रॉपर मैं वो कैरवा कैरवा ताल बजा रहा था। तो उस तब आपने देखा कि यार ये बच्चा मेरा ना म्यूजिक में गॉड करियर, गिफ्टेड है। हाँ म्यूजिक में करियर बना सकता है। तो फिर उसके बाद मैंने पापा को कहा कि मैं अब म्यूजिक में ना करूँगा। फिर पहले मैंने मतलब तबला सीखना शुरू किया था। वो है गुराएं के एक गुरु जी पुरुषोत्तम जी, उनसे मैंने, वो ब्लाइंड है, उन्होंने मतलब उनसे मैंने तबला सीखना शुरू किया। उसके बाद फिर आपको पता है फिर स्कूल में होता पढ़ना होता है तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। तो फिर मैंने स्कूल में भी म्यूजिक ही रखा ना। उसके बाद धीरे धीरे जब बड़े होते गए, मैं पापा ने मेरे को हारमोनियम तबला ढोलक सब घर पे ला के दे दिया। मैं मतलब बचपन में मैंने टॉय से कम खेला हूँ, मैं साज से मैं ज्यादा मतलब खेला हूँ। तो मैं मतलब इसी में बड़ा हुआ हूँ। तो उसके बाद पहले मैंने तबला सीखा पुरुषोत्तम जी से। उसके बाद जब मैं म्यूजिक मैंने रखा +1 में, फिर मैंने गुराया प्रोफेसर हरिदेव जी, अब तो उनका देहांत हो गया है थोड़ी देर पहले। तो उनसे मैंने हारमोनियम सीखा धीरे धीरे धीरे। फिर उसके बाद +1 +2, फिर मैं आपके पास आ गया LPU में। फिर इस यहाँ पे गुरुजन से जितना भी सीखा। उसके बाद फिर मैं स्टूडियो का काम मैं पहले ही करता था। 7 साल आज हो गए मेरे को स्टूडियो का काम करते हुए। तो धीरे 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 ऐसे ही मतलब ग्रो करते गए। अब मैं रोज सीखता हूँ। मैं मतलब मैंने जब सुबह उठना है, मैं रात को सोते टाइम भी कुछ ना कुछ यूट्यूब पे मेरे लगा होता है, प्रोडक्शन के बारे में, हारमोनियम के बारे में, तबले के बारे में, कुछ ना कुछ मैं मतलब चलता ही रहता है मैं। क्योंकि मैं यहाँ पे जलंधर में रहता हूँ, फैमिली मेरी गांव में रहती है। मैंने यहाँ पे 2 BHK ओके। फ्लैट, मतलब अकेला रहता हूँ यहाँ पे। क्योंकि ओके। स्टूडियो रोज कोई ना कोई आता है, मीटिंग होती है। तो फिर फैमिली को मैं ऐसे अच्छा नहीं समझा कि फैमिली बीच में हो। तो मैंने स्टूडियो सेपरेट मतलब डाला हुआ है। तो कुछ ना कुछ मैं चलता ही रहता है, स्पीकर पे चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, डेली मतलब लर्निंग। डेली मैं लर्न करता हूँ। तो बहुत अच्छी बात। हाँ जी, हाँ जी, बस मेरे को एक यही बिल्कुल। है कि कुछ ना कुछ नया रोज सीखना चाहिए। नहीं, ये लर्न। बहुत बहुत ही अच्छी बात कही बेटे आपने। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि डेली कुछ ना कुछ लर्न करने की जिसके अंदर जिज्ञासा है, कुछ नया जानने की, तो उससे पता चलता है कि आप कितना, आपके अंदर फायर है इस फील्ड में कुछ करने का, कितना एंथुसियाज्म है।
कि जी आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। तो ये बहुत जी। ही अच्छी बात है। अच्छा संदीप, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आप स्टेज शोज भी करते हैं, परफॉर्मेंसेस भी आप करते हैं, तो उसमें एक अच्छा परफॉर्मर बनने के लिए, अपने बैंड को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने ग्रुप को एस्टेब्लिश करने के लिए, कि आप उसमें अच्छे से अच्छा कमा पाए, अच्छा नाम भी कमा पाए, और फाइनेंशियली भी आप ग्रोथ आपकी हो, उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए उसमें? मैम देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब अब तो मतलब लाइव शोज जागरण वगैरह होते हैं ना, मेले वगैरह होते हैं। मैं तो 7 साल का था जब से मैंने मतलब ये स्टेज शो शुरू कर दिए हैं छोटे। जब से मैं होश में आया हूँ तब से मैं स्टेज शो कर रहा हूँ। और धीरे धीरे मतलब लोगों को पता लगने लगा ना, जब डैडी के लिंक थे, पापा के लिंक थे, उस पे वर्क होना शुरू हो गया। मतलब वो भी कहने के ठीक है, अब धीरे धीरे शो मिलने शुरू हुए। और अब मैं जो जब भी कोई शो लगाता हूँ तो मतलब बिना प्रैक्टिस के कोई नहीं होता। सारे म्यूजिशियन मैं पहले अपने स्टूडियो में बुलाता हूँ, फिर कुछ भी मैटर होता है डिस्कस करता हूँ, प्रैक्टिस करके फिर ही मतलब शो लगाते हैं। तो फिर वो ऑडियंस को क्या पसंद आता है मैं उस पर वर्क करता हूँ। कि अगर मैं कोई गाना गा रहा हूँ, मैंने देख लिया कि आगे रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो फिर मैं वो गाना फिर मैं नहीं गाता उसको। मतलब माहौल के हिसाब से देखता हूँ कि आगे ऑडियंस को क्या बिल्कुल क्या वो। आज का टाइम तो ऐसे है कि मतलब बस बीट गिरनी नहीं चाहिए, उठाते जाओ, बस ऐसा है। बिल्कुल सैड गाना बिल्कुल। सुन, मेले में कोई भी सैड गाना नहीं सुनता कोई भी। नहीं ब- सुनते, बिल्कुल बस बीट गाने, ज्यादा बीट सॉन्ग्स ना, मतलब कोई भी आप शब्द भी गाते हो, अगर भजन भी गाते हो, तो उनको बीट ही अच्छे लगते हैं मोस्टली। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल, ताकि वो ऑडियंस भी उसके साथ एंजॉय कर सके, झूम सके, आनंद ले सके। तो आज की जो है वो इतनी बिजी लाइफ है, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो उसमें जी किसी भी म्यूजिकल इवेंट में जो है ऑडियंस की यही जो है डिमांड होती है कि हम एंजॉय करें, जस्टिफाई हो जाए वो 1-1.5 घंटा जो उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से निकाला है, उसमें वो खूब एंजॉय करें और स्ट्रेस फ्री होकर जाएं। तो जी। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो मैं ये चाहूंगी कि आप अपनी जूनियर्स को कुछ मूल मंत्र दें, कि अगर उनको अपना करियर बतौर फ्रीलांसर एस्टेब्लिश करना है, तो कुछ 2-4 खास बातें आप उनको बता दें मूल मंत्र के तौर पे। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बंदा अपनी खुद का मतलब खुद को पता होना चाहिए कि मैं किस चीज पे ज्यादा वर्क कर सकता हूँ। क्योंकि मैं तो बस एक सलाह दे सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ, बट आपको खुद पता होना चाहिए कि मतलब मैं किस पे ज्यादा परफेक्ट काम कर सकता हूँ। क्योंकि खुद को पता होता है कि मैं, और मुझे अपनी स्किल को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना और उस पर फिर वर्क करना, बिल्कुल जी, अगर आप एज अ लिरिसिस्ट काम कर सकते हो तो आप उस पे ज्यादा वर्क करिए। क्योंकि मैं मेरी यही सलाह है कि अगर आप सभी चीजों के ऊपर काम करोगे तो आप किसी के ऊपर ज्यादा मतलब परफेक्ट नहीं हो पाओगे। आपको पहले पहचानना होगा कि मैं सिंगर बन सकता हूँ, तो फिर आप रियाज पर ध्यान दीजिए, अपने गुरुजन से सीखिए। एलपीयू में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर प्रतिभा मैम जैसे बहुत अच्छे अच्छे अरे टीचर सीखिए, है ना। और अगर आप एज अ कंपोजर वर्क कर सकते हो तो आप उस पर वर्क कीजिए, लिरिक्स लिरिक्स कंपोज कीजिए। अगर आप एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर काम कर सकते हैं तो आप पहले अपना पहचानिए कि आप किस सॉफ्टवेयर पे कंफर्टेबल हैं। क्योंकि बहुत बिल्कुल सारे सॉफ्टवेयर हैं, मतलब कुछ इजी लगते हैं, कुछ ज़्यादा टफ हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि पहले आप ये पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप आपके अंदर कौन सा गुण ऐसा है कि जिस पे आप वर्क कर सकते हैं, उसको आप ग्रो करिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, बिल्कुल काम आप परफेक्ट होते जाएंगे। बिल्कुल। संदीप, मैं एक और बात पूछना चाहूंगी। जब भी हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, कुछ नया करते हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं, तो उसमें रिस्क भी बहुत से होते हैं। हमसे कई बार मिस्टेक्स भी होती हैं जिनसे हम सीखते हैं, है ना? तो कहते हैं ना कि अपनी गलतियों से तो सीखो ही, औरों की गलतियों से भी सीखो। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को ही बताएं कि किन चीजों का ख्याल रखना है, उन्हें कैसे रिस्क नहीं लेने, जिससे उनको ऐसी कुछ मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, अगर वो अपना स्टूडियो खोलते हैं, या अगर वो अपना सोशल मीडिया पर अपना जो है वो जी 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 जी। यूट्यूब चैनल हो गया,
या इंस्टाग्राम पर रील्स अगर अपलोड कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया के जरिए से भी अगर पैसा कमाना चाहते हैं, क्या ख्याल रखने हैं? या फिर अगर अपना ब्रांड अपना वो एस्टेब्लिश करते हैं तो क्या ख्याल रखना है? जी प्रोडक्शन में क्या ख्याल रखना है? कोई कुछ अगर आपको लगा हो कि अभी तक के तजुर्बे से मैंने ये सीखा जिसमें वो एहतियात रखी। जी मैम, पहले तो जो कंपनीज होती है ना, मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आप एज अ सिंगर काम कर रहे हैं कि आपके गाने आप जी। चाहते नहीं रिलीज करें, तो पहले तो मैं यही बोलूंगा कि आप कंपनीज को गाने अपने ना दें, खुद ही रिलीज करें। और जो जो पैसे आते हैं वो सोशल मीडिया से ज्यादा आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जितने भी, स्पॉटिफाई, amazon, गाना.com, जितने भी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल्कुल। उन अर्निंग आती है। तो अब तो काफी कंपनीज हैं, जैसे बच्चों को पता होगा कि बिलीव कंपनी है, पीडीएल है ना, और टेड है, मतलब ये 3-4 कंपनीज है जो इंडिया में अच्छी आपको अर्निंग दे रही है एज अ सिंगर। तो आप उस पे रजिस्टर करें, आपका खुद का लाइसेंस ले, क्योंकि आप ऑडियो बनाते हैं, ऑडियो आप खुद अपलोड करें सारी वेबसाइट पे, क्योंकि उस वो 20% अपना हिस्सा रखते हैं, मतलब 80% आपको देते हैं। तो अगर आप किसी और को गाने देंगे तो आप वो आपको कुछ नहीं देंगे, 100% वो खुद रखेंगे। तो आप पहले अपनी मतलब लाइसेंस बाय करें, है ना, वो ज़्यादा हम्म। इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वन आर्टिस्ट का 35-400-4000 के करीब आता है लाइसेंस, इतना ओके एक्सपेंसिव। ओके ओके ओके। हाँ जी। क्योंकि तो आप मेहनत आपकी है, गाना आपका है, आपने लिखा है या कंपोज किया है, गाया है, तो फिर क्रेडिट किसी और को क्यों? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक और ऑप्शन है, वो है आईपीआरएस, जो मतलब बॉम्बे की कंपनी, उन्होंने मतलब शुरू किया है, आईपीआरएस में रजिस्टर करें। उसका ये होता है कि अगर आप किसी आपका आपका गाना किसी ने लिखा हुआ गाया है, अगर आपने कंपोज किया है, आपने म्यूजिक बनाया है, उसका आपको 25% आपके अकाउंट में जरूर आएगा। वो चंडीगढ़ में है, वो आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। उसका ये होती 6 मंथ का प्रोसेस होता है, उसका 6 मंथ का वो रजिस्टर हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट लग जाएगा। अगर आप किसी को गाना देते हो, आपका नाम मेंशन है नीचे, एज अ कंपोजर, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो आपको उसका 25% आपके बैंक में जरूर आएगा। मतलब आप ये 2-3 चीजें हैं जो आप मतलब आप इसको करके रखें, ताकि आपको अगर आपकी कोई अर्निंग नहीं भी हो रही तो इस साइड से आपको पैसे आते रहेंगे। और जो म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब कभी होता है कि एक एक मंथ में 4 गाने आ गए, है ना, कर लिए। कभी होता है कि पूरा मंथ भी फ्री रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, तो फिर हमारे पास सिक्योरिटी तो होगी कि हमारे पास अर्निंग आ रही है। तो मेरे पास आईपीआरएस से भी अर्निंग आ रही है, मेरे को ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी अर्निंग आ रही है, और मैंने 1-2 बिजनेस और भी शुरू किए हैं, क्योंकि म्यूजिक का करियर ऐसे है कि अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी शो हम्म। नहीं मिला, अब मैं शो भी करता हूँ। आज मेरा शो था, मैंने सर सर से पहले बोला था, मैंने कहा सर मेरा 27th को शो नहीं है, बट मेरे को सडनली शो आया, मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैंने कहा मीटिंग भी है, मैं, है ना, ऐसे नहीं करूंगा। तो अब मेरे शोज हैं, एक 5 जुलाई को है, एक 8 जुलाई को है, मतलब मिल है ना, सीजन चल रहा है। तो रेगुलरली शो भी चल रहे हैं, कभी कभी होता है, कभी नहीं चलते। अब मैं सिक्योरिटी पूरी रखता हूँ, क्योंकि मैं एज अ लिरिसिस्ट भी काम करता हूँ, एज अ कंपोजर भी काम करता हूँ। अगर मेरे पास एज अ प्रोड्यूसर काम नहीं आया, तो कोई ना कोई मेरे से लिरिक्स मांग लेता है, तो एज अ लिरिक्सिस्ट भी मैं अर्निंग कर लेता हूँ। तो मतलब और मेरे को मंथली कुछ ना कुछ आता ही रहता है, अल्लाह की बहुत कृपा। बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी। और तो हमारी यही दुआएं हैं कि इसी तरह आप जो है सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते रहें। हाँ, आप बताएं, आप कुछ कह रहे थे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी मतलब बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, बस वो इस बात को ध्यान रखें, अपना अपना लाइसेंस भी लें, अपना आईपीआरएस में भी रजिस्ट्रेशन करें। जी। थैंक यू सो मच संदीप। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और अपना अब तक का इतना खूबसूरत जो सफर रहा है वो हमसे साझा करने के लिए, अपने जूनियर साथियों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका डिपार्टमेंट आप पर बहुत गर्व महसूस करता है और ऐसे ही महसूस करता रहेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक थैंक यू यू। सो मच। अब मैं हर्षप्रीत से बात करना चाहूंगी। हर्षप्रीत। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार हर्षप्रीत, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। हर्षप्रीत हमारी एक होनहार स्टूडेंट है,
जो ग्रेजुएशन कर रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड म्यूजिक से। म्यूजिक में ग्रेजुएशन कर रही हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। और हमारी बहुत ही होनहार छात्रा हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से पूरे इंडिया में शोज करती हैं, बहुत अच्छा अर्न करती हैं। और रियलिटी शोज जैसे वॉइस ऑफ पंजाब और ऐसे कई शोज में वो बहुत आगे तक गई हैं, बहुत उसमें अपना एक स्थान बनाया है, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ हर्षप्रीत। और मैं आपसे जो अब तक का सफर है आपका वो साझा आप करें हमारे साथ कि किस तरह से आपने इस फील्ड में अभी तक जो अपने आप अपना स्थान बनाया है वो कैसे बनाया है, और स्टडीज के साथ साथ पैरेलल ये बैलेंस आप ये मैनेजमेंट आप कैसे करती हैं, इस बारे में बताएं। जी। सबसे पहले तो मैं जितने भी मतलब दर्शक देख रहे हैं उन सबको नमन करती हूँ, नमस्कार। म्यूजिक से ही मैं मतलब बचपन से मैं म्यूजिक से जुड़ी रही हूँ। मेरे घर में ही माहौल ऐसा था कि मेरे जो दादाजी हैं उनसे ही मैं काफी इंस्पायर्ड होके इस फील्ड में आई हूँ। वो HMV के आर्टिस्ट थे। एक्चुअली मेरी स्टार्टिंग सिंगिंग से नहीं हुई है, थोड़ा सा डायरेक्शन मैंने डांस से स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं जब रिहर्सल्स के लिए जाती थी डांस क्लासेस, तो मैं डांस कम करती थी और गाती ज्यादा थी। जिस गाने में मुझे परफॉर्म करना होता था उसको गाती थी, और मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैं अच्छा गाती हूँ। लेकिन घर पे ये बात लेट थोड़ी पता चली थी, क्योंकि मैं हेजिटेशन काफी करती थी, क्योंकि डांस पहले से मैं कर रही थी और स्कूल में कंपटीशन वगैरह होती थी तो चुपचाप पार्टिसिपेट कर लेना। और डांस के प्रति क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्थी हो गई थी तो मुझे लगा कि मैं डांस मेरे से हो नहीं रहा है, तो मैंने गाने में इस बार ट्राई किया। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था डांस मेरे से, तो फिर मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और मम्मी को मेरी किसी मतलब एक टीचर जो मेरी काफी फेवरेट थी, उन्होंने ही बोला था कि हर्षप्रीत गाती बहुत अच्छा है मैडम। तो फिर मम्मा ने पापा को बताया और ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने लखनऊ शिक्षा प्राप्त की। मुझे पता था क्लासिकल होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कैसे गाया जाता है, बंदिश किसे कहते हैं, उस कैसे पैटर्न है गाने का, स्टाइल। मुझे जब मैं एक्सप्लोर करने बाहर गई, लखनऊ गई, तो मुझे पता चला। और मुझे काफी गाइडेंस मिली मेरे एक टीचर द्वारा, जति निगम सर। उन्होंने मुझे काफी गाइड किया गाना कैसे गाया जाता है, फील क्या होता है। तो मैंने उस दौरान काफी एक्सप्लोर किया। मुझे ना बिलीव था कि मेरे पापा को बिलीव था कि एक्सप्लोर करने से काफी कुछ सीखा जा सकता है। तो ये चीज मेरी बिल्कुल। लाइफ में, हाँ, एक्सप्लोर मैंने काफी किया है। और एक चीज में बन के गाने की कोशिश नहीं की है। मैं हर टाइप के गाने मुझे बहुत पसंद है, और हर गाने की मैं इच्छा रखती हूँ। और अभी मैं गुरु जी से सीख रही हूँ अपनी पटना, क्योंकि मैं अभी पटना से हूँ। और वहाँ पे मैं अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ संगीत की। और अभी तो करेंटली मैं LPU में आप लोग के पास। तो काफी कुछ मैं सीख रही हूँ और जान रही हूँ कि कैसे कंपोज किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, मुझे यहाँ आके पता चला। और काफी मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे मतलब ये सब चीजों के बारे में पता चला कि प्रोसेस, एक होता है प्रोसेस, पता चला उस माहौल में रह के आप जानते हो कि ये चीजें कैसे प्रोसेस होती हैं। तो ये चीज आपकी लाइफ में एक पॉइंट आता है, अगर आपको पता चलता है तो आपको समझना चाहिए कि ये चीज भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है और आपको आगे जाके जरूरत पड़ेगी इस चीज की। तो बिल्कुल। जी। हर्षप्रीत, रियलिटी शोज का आपका एक्सपीरियंस बताएं कि वो कैसा रहा, और कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म जी किया। जी जी जी। रियलिटी शो में गाना, और जैसे कि मैं थोड़ा सा ट्रैक से थोड़ा सा इधर जाऊंगी। जैसे हम लाइव गाते हैं उसमें हमें अलग पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, और रियलिटी शोज का अलग पैटर्न होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। हम लाइव शोज में ऑडियंस को फील करते हैं, जो ऑडियंस क्या कहती है उसको फील करना बहुत जरूरी है। अगर आप फील करते हो तो आपसे ऑटोमेटिकली निकलती हैं चीजें जो उनको चाहिए, और जो हम कनेक्ट हो जाती हैं ये चीजें। तो हम ये चीज को फॉलो करना चाहिए, हमारे पास मैटर होना चाहिए। और हम रियलिटी शोज में गाते हैं तो हमें अपने
कुछ चीज को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि हमें कंट्रोल रखना चाहिए अपने वोकल पे, अपने वॉइस पे। ये तभी होता है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, आपके पास मैटर होता है, तो ये चीज हो पाती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम लाइव में ओवर एक्सप्रेसिव होके गाते हैं, फील ज्यादा दे देते हैं, उससे थोड़ी सी हमारी जो नोट्स हैं चढ़ते उतरते रहते हैं। लेकिन वो एक ऐसा माहौल होता है कि हम उस चीज को उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि फील ही ऐसा होता है कि ऑडियंस तक पहुंच जाता है, वो जो आप फील कनेक्ट करना चाहते हैं वो उन तक चला जाता है। लेकिन ये जो हम रियलिटी शोज में गाते हैं, हमें अपने वोकल को कंट्रोल करके एक एक बैलेंस में गाना चाहिए। ज्यादा ओवर एक्सप्रेस करके गाने को नहीं गाना चाहिए, उसे नोट्स पे उतार चढ़ाव आ सकता है। जबकि ये चीज मैंने काफी सीखी, और मुझे लगता है कि ये उनको पता होनी चाहिए जो इस फील्ड में है, जो आगे आना बिल्कुल चाहते हैं, रियलिटी शोज करना चाहते हैं। लेकिन ये पैटर्न जरूर पता होना चाहिए उन बच्चों को, जो भी जिनको भी करना है, कि आपके पास मैटर होना चाहिए, उस पे आप सब कॉन्शियस उसको गा सकें। आप बस वही है कि कंट्रोल करके गा सकें। बिल्कुल। जी। तो स्टडी के साथ अपनी करियर को, अपनी परफॉर्मेंसेस को, प्रोग्राम्स करने के लिए जाना, आपको दूर भी जाना पड़ता है, ये मैनेज आप कैसे करती हैं? एक्चुअली ना मेरा दिमाग थोड़ा सा ज्यादा तेज है। एक्चुअली मैं ना फॉलो जल्दी कर लेती हूँ, तो मेरा कुछ चीज छूट जाता है ना, तो उसको मैं फॉलो कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैलेंस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अपने इनिशियल टाइम में बता रही हूँ, थोड़ा सा मैनेज करना मुझे थोड़ा टफ हो गया था। लेकिन फिर भी वो लाइफ का बहुत ज्यादा इशू नहीं है, वो लाइफ ही है, आपको हर कुछ करना ही होता है, कुछ करने के लिए कुछ पाने के लिए। तो ये बैलेंस करना, ये रूटीन फॉलो करनी, आपको मेडिटेशन ये सब करना चाहिए। थोड़ा सा आपको उस तरफ भी रहना चाहिए कि आप कुछ चीज को जल्दी अडॉप्ट कर सके। तो ये चीजें होनी चाहिए कि आपका माइंड शार्प होना चाहिए कि आप हर चीज बैलेंस कर सको, बिल्कुल मुझे मैनेज लगता है। करना, टाइम मैनेजमेंट जी, बहुत मैनेज बड़ी चीज है, जिसे टाइम वो मैनेजमेंट करना आ करनी गया चाहिए। तो फिर उसकी शायद कोई भी तो वो इच्छा अपनी पूरी कर सकता है, वो जी, अपने शौक को, तो उतना, हाँ जी, जो उतना फिर मायने नहीं रखता है, चीजें हो जाती अपने हैं। घर को, रिश्तों को, सबको। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। बहुत बहुत ही अच्छे हर्षप्रीत, हमें बहुत गर्व है आप पर, और आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, यही हमारा आशीर्वाद है, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू सो मच। इट्स ओवर टू थैंक यू। यू। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Pratibha, Ms. Harshpreet Kaur, and Mr. Sandeep. So now I would request to the admission nominee, Mr. Rishabh Sharma, to be on the screen. Over to you, Mr. Rishabh. Thank you so much, Dalvinder ma'am, and I extend my regard to fellow panelists. And please give me a note that my screen is visible. Your screen is visible, Mr. Rishabh. You can continue. Right. Thank you so much, ma'am. So today we will be discussing about approval and accreditation part, and after that we will be discussing about eligibility, fee structure, scholarships available, and infrastructure part of the university extracurricular activities. We will try to give you glimpse of each and everything. So let's start with the presentation part. Yes, to start with, it gave me a proud feeling to share with you all and announce that LPU is now NAC grade A++ university with 3.68 score on 4-point scale. It is highest score in first cycle of accreditation among all government and private universities. We also have national approval from National Council for Teacher Education, NCTE, PCI, Council of Architecture. List is long. If we talk about membership, we are member of Association of Indian Universities. We are also member of International Association of Universities. If you talk about ranking and awards, LPU has been ranked 23rd by the World University Ranking 2023. We have been ranked second by World University with Real Impact. We have been ranked third under Atal ranking of institution on innovation achievements. If we talk about extracurricular activities, LPU students created history by winning Olympic medals in all three categories, gold, silver, and bronze. Our students were
champions of 37th National Inter-University Youth Festival under the aegis of Association of Indian Universities, New Delhi. Our students excelled in all the departments, whether it is music, fine art, dance, theatre, literary, possession. So, if we move further, LPU is first runner-up of Maulana Abdul Kalam Azad Sports Trophy 2023, which was awarded annually by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. Our students also shined at 19th Asian Games. You can have a look. See the level of exposure available at LPU. LPU successfully hosted 106th Indian Science Congress, which was inaugurated by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, His Holiness Dalai Lama at LPU campus, two former presidents in single frame, then President of Afghanistan alongside then President of India, alongside our worthy Chancellor Sir Dr. Ashok Kumar Mittal, Member of Parliament, Rajya Sabha, then Finance Minister of India, Shri Arun Jaitley ji, Venkaiah Naidu ji, spiritual leader Gaur Gopal Das. Many renowned personalities keep on visiting LPU campus from time to time. We have added a few of the slides. LPU also hold one Guinness Book of World Record on its name for highest number of people doing Bhangra at a single venue. State-of-art infrastructure. Yes. Shanti Devi Mittal Auditorium with sitting capacity of around 2,500 people. If we talk about Mac labs, labs are there, library is there, Unimall is there. You can get all your essential and basic needs fulfilled here. Gymnasium is there in this mall. Schooling area is there. We also have 50-bedded hospital within the campus. Aerial view of LPU, lush green campus, clean, green and safe campus. Night view of lovely professional university, ragging-free campus. If we talk about indoor stadium facility, we have badminton courts are there, shooting range is there, basketball, volleyball, squash courts are there. We also have in Olympic size swimming pool as well. Outside view of indoor stadium facility. Now let's go live and discuss uh, how you can check about all these details and how you can apply for admission at LPU. So please note our website address, that is www.lpu.in. Our website address is www.lpu.in. Once you go to our website address, there you need to click on admission. Once you go to admission, if you are 12th pass out student, click here. After 12th, if you are graduate student and looking for postgraduate program, you can click here. If you are looking for after postgraduate program, you can click here. I have already selected 12th as qualification, and the discipline we are talking about is performing arts, and these are the courses available in LPU under performing art for 12th pass out student. So I have already selected BA Music Vocal. We also have BA Theatre, BA Bachelor's in Performing Arts Music Vocal, and Bachelor's in Performing Art Theatre. So I have selected BA Music Vocal. Eligibility says you need minimum 12th pass to take admission into this program. If we move further, if we talk about the fee structure, fees is very nominal. It is 50,000 rupees per semester. In LPU, fees always depend upon the caliber of the student. You can get up to 45% scholarship in this program, which will be amounting to 22,500 rupees per semester. So you can get scholarship on the basis of LPU Nest exam, that is Lovely Professional Universities National Entrance and Scholarship Test. In few programs, it serves the purpose of eligibility as well, but in this program, it will serve the purpose of scholarship only. So you can get scholarship on the basis of LPU Nest, you can get scholarship on the basis of your percentage in 12th class. Otherwise, you can get scholarship on the basis of CUET exam.
If we move further, if you have any sports achievement or cultural achievement, social bravery award, on the basis of that also you can get scholarship. If you are board topper, you can get scholarship. If we talk about financial aid, we also have financial aid for need-based scholarship, scholarship for defense personnel and their dependents. We have financial aid to orphans, for person with certain disability, for a person with certain disability blind. These scholarships are available. Only one would be applicable, whichever is higher. So if we move further, if we talk about important dates, please note that last date to take admission in this program with these benefits is 30th of June. Please make a note, last date of admission is 30th of June. And if we talk about LPUNEST for scholarship, it is being conducted daily from 5th June to 30th of June. And last date to submit your application is 3 days before the conduct of exam. That means if you want to appear for exam on 30th, today is 27th, by any means you need to book your LPUNEST exam and your slot by today itself. Display of result for scholarship would be within 48 working hours. Now, how you can apply for admission in this program at LPU? You can simply click on apply now. Otherwise, you can go to our direct link, that is admission.lpu.in. Please make a note, admission.lpu.in. Here you need to register yourself with your basic details. Once you register yourself, you will get all your credentials through SMS and email. You can log in. If you want to apply for LPNS, fees for LPNS is 500 for female applicant and 1000 for male applicant. And if you want to directly proceed for admission, then you need to make payment of minimum 15,000 rupees. That is not any extra amount. That is part of your program fees. So this, once you have taken your admission, you need to submit your documents in this particular portal only. And now if you want to connect with our WhatsApp counselor, you can note the number, that is 98525 69000, 98525 69000. If you want to connect with us through live video counseling, you can simply click here, and through Zoom meeting, you can connect with our live video counselors. If you want to connect with our telecounselor, please note 01824 404 404 is the university helpline number. On this, you can dial and you can connect with our telecounselor. So that's all from my side, Dalvinder ma'am. Thank you so much for providing me this opportunity to guide this meeting. Thank you so much, Mr. Rishabh Sharma, and thanks to everyone once again. As we come to the end of this webinar, I want to express my deepest gratitude to our experts for sharing their valuable insights and expertise with us. Your presence, enthusiasm, and active participation have made this experience truly special. Hopefully, the attendees found this webinar to be valuable and will be able to utilize the information for better decision making regarding admissions. If anyone wants to access this webinar again, they can visit our website, that is lpu.in, or can be accessed on YouTube also. Stay connected with us for future webinars. Until we meet again, with the permission of my seniors, I will be signing off this webinar. Take care and goodbye. Have a beautiful day. Thank you, ma'am.